सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुर्रे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। तो यार इस चैप्टर में हम पूरा बायो के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मोटा मोटा अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे इस जैसे कि घर में होता है ईंट। ईंट को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। तो हमारे बॉडी में होता है सेल। सेल का भी बेसिक यूनिट सेल होता है। सेल के भी पार्ट्स होते हैं। मान लो क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं ना सेल के अंदर। तो ये उसकी उस सबसे छोटा चीज़ बायोमोलिक्यूल्स है। इससे मिलके आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स ये इसी चीज़ से बनते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं ये हम सब देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सबसे बेस है, ऐसा मान सकते हो। तो चलो क्या क्या है इंट्रोडक्शन में पूरा एनसीईआरटी लाइन में बनेंगे जिससे हमारा नीट बोर्ड्स सब चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी चीज़ छूटे ना और एकदम आसानी से पढ़ें। तो एक बार भरोसा करके देखो और चलो एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। नाक बंद है यार। देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। तो काफ़ी हमारे आसपास के जो बायोस्फीयर है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब इंसान भी है, जानवर भी है, उसमें भी कई तरह के स्पीसीज हैं, है ना। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज ऑल all are all living organisms made up of the same chemical that is elements or end compounds। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो जानवर से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो सेम केमिकल से बने हुए हैं, सेम एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने होते हैं। तो यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट्री। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म, कि एलिमेंट्री का एलिमेंट्स का एनालिसिस कैसे होता है। और सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा होगा आई थिंक सो। नहीं यार, कई सारी चीज़ें जगह पे पढ़ा होगा। इफ़ ही सच परफॉर्म सच इन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू। तो जैसे कि हम एलिमेंट्री एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री में, वैसे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, माइक्रोबियल पेस्ट पे। और कई सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हम पाएंगे जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ कुछ अदर एलिमेंट्स भी पाएंगे जो लिविंग टिश्यू के अंदर होता है। If the same analysis is performed on a piece of earth crust, अगर सेम एनालिसिस अर्थ crust पे हो किसी भी नॉन लिविंग मैटर पे, तो सेम लिस्ट, सिमिलर लिस्ट भी वहाँ पे मिलेगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? आखिर डिफरेंस है क्या? देखो, सेम एलिमेंट्स धरती में भी पाए जा रहे हैं, सेम एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर भी पाए जा रहे हैं, लेकिन धरती नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। क्या अंतर है, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ स्पेस, जैसे कि बोला दोनों में प्रेजेंट है। However, a closer examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust। तो जब हम गौर से देखें तो पाया गया है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंस है ना इंसानों, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ज़्यादा है किसके मुकाबले? हमारे धरती के अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। आई थिंक इसलिए हम ज़्यादा जिंदा है, मतलब लिविंग है। आई होप सो। ये हमारे अंदर जान कैसा आया, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। 9.1 इस टॉपिक में हम देखते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि हम केमिकल कंपोजिशन कैसे करते हैं। केमिकल कंपोजिशन, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसी तरीके से, मतलब जैसे कि हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसी तरीके से हम ये भी पूछ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, कि कोई इंसान कैसे पता करता है और इस आंसर को पाने के लिए, और कैसे पता करने का आंसर यहाँ पे मिल गया उसको, हर किसी जिसको भी पता करना है उसको केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल दिया है, एक्टिविटी दिया है, हम कर सकते हैं। तो हमें कोई भी लिविंग टिश्यू लेना है, एक वेजिटेबल, ये कोई वेजिटेबल का या फिर किसी भी लीवर का, किसी भी लीवर का, मतलब अगर आप नॉन वेज हो तो आप ले सकते हो चिकन वगैरह का, या फिर वेजिटेबल को लेना है यार तुम लोग। एंड ग्राइंड, और उसे हमें ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे किसके मदद से? मोर्टल इन्फेक्शन, ओखली की मदद से। जो आता है ना यार ओखली,
जिसको हम ऐसे कूटते हैं, छोटा साइज़ का रहता है, मोर्टल एंड पेशेंट उसी को कहते हैं। तो हमें एक थिक स्लरी मिलेगा। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ एंड और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। तो अगर हम इसे स्ट्रेन करें, छानेंगे चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन की मदद से, तो हमें 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे। एक पहला जिसमें फ़िल्ट्रेट होगा, मतलब जो छना हुआ जो मटेरियल होगा उसे हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट, और ये एसिड सॉल्युबल पूल होता है। मतलब ऑब्वियसली सॉल्युबल है, सॉल्युबल होके आ गया, एसिड सॉल्युबल पूल इसलिए बोलते हैं। और दूसरा है हमारा रिटेंटेड, जिसमें एसिड इंस एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है। मतलब वो कंपाउंड जो जो जब हम छानते हैं तो नीचे जो निकलता है जो चाय, उसे हम कहते हैं चाय, और ऊपर में बचता है चाय पत्ती। तो सिमिलरली ऊपर वाले को हम बोलते हैं एसिड insoluble फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड soluble पूल। साइंटिस्ट को पता चला है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एसिड soluble पूल में, और थाउजेंड्स है भाई साहब। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू। और आप हायर क्लासेस में पता करोगे कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं लिविंग टिश्यू सैंपल को, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। It will suffice say here that one extracts the compounds, then subject extract to various separation techniques. हाईलाइट कर लेता हूँ यार एक बार। तो बताया जा रहा है कि अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, ये इस साइड हो नहीं रहा यार, कुछ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप सीख जाओगे लिविंग टिश्यू सैंपल को एनालाइज करना और आइडेंटिफाई करना। It will suffice say here that one extracts the compound, then subjects extract to various separation. इसमें बोला गया है कि आप कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद उसको बढ़िया सेपरेट करोगे कई सारी चीज़ों में। जो सेपरेट किया हुआ कंपाउंड उसको फर्दर सेपरेट करोगे दूसरे कंपाउंड से। और अदर वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं, वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाई कंपाउंड। आप कोई चीज़ निकालोगे उसको वापस प्योरीफाई करोगे, सिंपल सी बात लिखी हुई है। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मोलिकुलर फार्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो हमारे जो एनालिटिकल टेक्निक्स है, पुरानी टेक्निक्स है, जब किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई किया जाता है तो उसके मोलिकुलर फार्मूला का एक आइडिया मिल जाता है, और उसके स्ट्रक्चर का भी। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं लिविंग टिश्यू से, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको उनके अंदर जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, उनके अंदर भी होता है। हाउ डू वी नो दिस? आखिर हमें पता कैसे चलेगा? एक कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। वन मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से लीफ और लिवर, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेट वेट एंड ड्राइड। तो हमें इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा यार, कि हमें एक इस छोटा सा लीवर का पीस लेना है, या फिर कोई वेजिटेबल ले लेना है, या एग्जांपल के तौर पे लीफ ले लेना है, और इसे हम कहेंगे अगर कच्चा है तो वेट वेट, मतलब कच्चा नहीं, हाँ फ्रेश है तो वेट वेट, और उसे हम ड्राई करना है। जितना भी वाटर ना वो इवेपोरेट करा देना है। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। नाउ द टिश्यू इज फुली बर्न। अगर टिश्यू पूरा जल गया है तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं गैसेस फॉर्म में। नाउ द टिश्यू, हाँ गैसेस फॉर्म में, जैसे कि CO2 एंड वाटर वेपर, वो सारा चीज़ बर्न होता है तो निकल जाता है। वॉट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एस। तो जो बचता है उसे हम कहते हैं एस। तो जो एस है उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा और ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, वो भी हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में दिख सकता है। Therefore, elemental analysis gives the elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, कार्बन एक्सेट्रा। तो हमारा जो एलिमेंटल एनालिसिस है वो दिखा देता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। और एनालिसिस अगर हम किसी भी कंपाउंड का करें, वो आइडिया देता है कि कौन कौन से तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिगर 9.1 किधर है यार, 1 पे दिया हुआ है। एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स टेबल 9.2।
कौन सी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई थिंक ये वाले की बात कर रहे होंगे, जिसके हाइड्रोजन ये सारी चीज़ हो गया, और सोडियम पोटेशियम ये सारे एलिमेंट्स हो गए. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketones and aromatic compounds etc. तो अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एल्डिहाइड है, कीटोन है, aromatic compounds एक्सेट्रा. बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स. लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उसे क्लासीफाई कर देना चाहिए अमीनो एसिड्स के ग्रुप में, न्यूक्लियोटाइड बेस के ग्रुप में, फैटी एसिड एक्सेट्रा के ग्रुप में. Amino acids are organic compound containing an amino group and hence an acidic group as substituents on the same carbon. I think that's it for this part, guys. See you soon.